जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग खूब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त होंगे। तो आइए बच्चों, आज हम दिनकर के राम सिंह दिनकर द्वारा रचित जो आपका क्या है पुरुरवा उर्वशी और अभिनव मनुष्य है बच्चों, उससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं। तो बच्चों, ये जो प्रश्न उत्तर है ना, आपके पुस्तक में दिया हुआ प्रश्न के साथ साथ नीचे उसके उत्तर भी दिए हुए हैं। लेकिन आप यहाँ इस वीडियो के माध्यम से और अन्य जो डिस्कशन होते रहेंगे उसको भी आप सीखेंगे और सुनेंगे, क्योंकि सुनने और देखने से और अन्य चीज़ों का डिस्कशन साथ में होने से चीज़ें हमारे दिमाग में बैठी रहती हैं। तो आइए इसी उद्देश्य को लेकर, इसी दृष्टि से हम क्वेश्चन आंसर को हल करते हैं और आप लोग इसको अवश्य सुने और देखें और इसका लाभ उठाएं। आगे चलने से पहले बच्चों, हमारा जो क्लास है ये लक्ष्य हिंदी चैनल है जो हमारा, यहाँ से हम आपको कक्षा 9, 10, 11 और 12 ये 4 क्लासेस के बच्चों हिंदी विषय का जो पैटर्न सब पाठ्यक्रम है, उसको संपूर्ण पाठ्यक्रम को हम दिन प्रतिदिन डे बाय डे करके हम एक एक करके प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों। तो इसको आप भी देखिए, अपने छोटे भाई बहनों को भी आप इसको अवश्य बताएं, शेयर करें, उनको बताएं कि इनसे जुड़ें और निरंतर आप पढ़ें और इसका लाभ उठाएं बच्चों। इस निरंतरता बनाएं, क्योंकि हम इसीलिए आपको इस ये कह रहे हैं, मतलब आपको सुझाव दे रहे हैं कि आप इस चैनल को देखिए। क्यों? क्योंकि हम आपको निरंतर पढ़ा रहे हैं और निरंतर पढ़ने से आपके अंदर हिंदी के विषय को लेकर भी निरंतरता बनेगी। जैसे अन्य विषय को पढ़ते हैं, इसी प्रकार से हिंदी को भी कम समय दीजिए पर निरंतर पढ़िए। तो आइए बच्चों, इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर की श्रृंखला में। छोटी सी रिक्वेस्ट, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो हमारा ये वीडियो है इसको आप अन्य बच्चों में शेयर करने का प्रयास करें और वीडियो को लाइक भी करें बच्चों। तो आइए प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ है। देखिए बच्चों, ये छायावादी कवि में भी आते हैं, प्रगतिवादी कवि में भी आते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपने पढ़ा होगा, हमने आपको गद्य साहित्य के इतिहास में ये बात समझाई होगी, हमने वो कि ये जो कोई भी युग होता है बच्चों, ये तो या ना तो ये एकाएक शुरू हो जाता है और ना एकाएक समाप्त हो जाता है। जैसे आपका भारतेंदु युग आया तो धीरे धीरे भारतेंदु युग आया, उसके बाद में थोड़ा और विकास किया, फिर उसके बाद फिर इसकी समाप्ति आ गई। किसकी ओर बढ़ गए? छायावाद युग की ओर बढ़ने लगे, शुक्ल युग की ओर बढ़ने लगे, फिर छायावाद। इस तरह से बच्चों एक थोड़ा समय लगता है, 10-20 साल का डिफरेंस होता है। तो ये क्या है, रामधारी सिंह जो दिनकर हैं ये हमारे छायावाद के भी हैं और ये प्रगतवाद में भी आ जाते हैं। तो इसीलिए कहीं क्वेश्चन बन जाए, मान लीजिए कि रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि हैं और वहाँ पर छायावाद ना दिया रहे, तो आप कन्फ्यूजन मत हो, आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ये किस युग के, ये प्रगतवादी युग के भी कवि हैं। अब आइए बच्चों, हम जो हमारा प्रश्न है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं और इसमें आपसे आप जानते हैं, आपने जीवन परिचय को पढ़ा होगा ध्यान से, हमने वीडियो में अच्छे से समझा दिया। इसीलिए हम जब कोई भी पाठ पढ़ाते हैं तो सबसे पहले उनके जीवन परिचय के बारे में कवि के विस्तार से समझते हैं और उसमें जो फ्लो चार्ट होता है उसमें बच्चों फोकस करते हैं। आपको भी बोलते हैं कि आप इसको कॉपी में लिखें, क्योंकि यही निरंतर पलटते रहना है आपको एग्जाम तक ऐसे, क्योंकि बहुत सारे कवि हैं बच्चों। तो जन्म तिथि को लेके, पिता को लेके और रचनाओं को लेके काफ़ी मतलब कन्फ्यूजन होगा, चीज़ें जल्दी याद नहीं होती हैं। इसलिए आप निरंतर कॉपी में उतारे रहेंगे तो कॉपी निरंतर पलटते रहेंगे। जैसे किताब में विस्तार से लिखा है, आप कितना पढ़ेंगे। तो ये जो क्या कहते हैं फ्लो चार्ट है, इसको आप इसमें जो फैक्टेज हैं, जो फैक्ट चीज़ें हैं, वो आपको एकदम याद करना है, जो कि आपको लिखना ही है। उसके बाद में इनके बारे में जो हमने विस्तार से समझा दिया उसको 2 से 3 बार सुनिए और आप लिखने का प्रयास कीजिए। जो आप ये फ्लो चार्ट में लिखे रहे वही चीज़ नीचे आप क्या करें, उसको वाक्य में ऐसे लिखिए। वाक्यों में लिखते हुए फिर ऐसे अलग अलग हेडिंग डाल लीजिए, जैसे क्या इनकी क्या कहते हैं, भाषा कैसी है, शैली कैसी है, प्रमुख रचनाएं, साहित्य में इनका स्थान। इस तरह से जो हमने डिटेल में समझाया है उसको ऐसे कॉपी में अपने उतार लीजिए और सबसे ज़्यादा ये फ्लो चार्ट पे फोकस कीजिए और बीच बीच में उसको भी देखते रहिए, जिससे आप एग्जाम में एकदम अच्छा से अच्छा कर पाएँ। 5 अंक का आता है, आप जानते ही बच्चों 5 नंबर की बात है यहाँ पर, कम तो होता नहीं है 5 नंबर, क्योंकि एक एक नंबर जोड़ के हमको 90+ अंक लाना है।
तो आइए इसी के साथ हम शुरू करते हैं। आप बताइए बच्चों, जन्म 1905, 1906, 1907 या फिर 1908 बच्चों। तो आप जानते हैं कि इनका जन्म 1908 में 30 सितंबर बच्चों 30 सितंबर 1908 को हुआ था। और मृत्यु बच्चों 24, ध्यान दीजिएगा 24 अप्रैल है। मृत्यु क्या है? 24 अप्रैल है। और कब है? तो 1974 है बच्चों। कब है? 1974। ये आपका जन्म है 30 सितंबर 1908। अब आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि दिनकर बहुचर्चित काव्य उर्वशी कब प्रसारित। मैं ये कह रहे हैं कि दिनकर का जो बहुचर्चित काव्य है उर्वशी, ये कब प्रकाशित हुआ था, इनका कहना ये है। तो बताइए बच्चों, 1961 में प्रकाशित हुआ था, या 1962 में, या 1963 में, या फिर बच्चों देखिए 62, 63 या फिर 1964 में। तो बताइए बच्चों आप हमको, ये जो उनका उर्वशी है कब प्रकाशित हुआ था। तो ये 1961 में प्रकाशित हुआ था बच्चों। कब हुआ था? 1961 में। ध्यान दीजिएगा 1961 में इनका उर्वशी प्रकाशित हुआ था। और इन्होंने बहुत सारी रचनाओं को, जैसे रेणुका हो गया, द्वंद्व गीत, हुंकार, रसवंती, चक्रवाल, धूप छां, याद कीजिए, हमने जीवन परिचय में आपको समझाया नहीं है, ध्यान दीजिए। कुरुक्षेत्र भी इन्हीं का है, रश्मरथी भी इन्हीं का है, सामधेनी भी इन्हीं का है, नील कुसुम, सीपी और शंख, उर्वशी परशुराम की प्रतीक्षा करती है। ऐसे हम आपको हमने ट्रिक के माध्यम से याद कराया होगा बच्चों, ध्यान दीजिए कि उर्वशी सीपी और शंख लेके परशुराम की प्रतीक्षा करती है। और जब नहीं जल्दी मिलते हैं परशुराम, तो क्या करती है उर्वशी? हारे को हरिनाम जपती हैं। और संस्कृत के 4 अध्याय, और हमने ये भी आपको याद कराया था कि अर्धनारीश्वर के दर्शन करने जाते हैं कब? जब उजली याग हो जाती है, अर्थात जब सवेरा हो जाता है। तो उजली याग भी इन्हीं का है। इस तरह से आप याद करिएगा बच्चों। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रश्न उत्तर की श्रृंखला आप अवश्य सुनिए, क्योंकि इसमें जो अन्य डिस्कशन होते हैं ये भी आपके मस्तिष्क पटल पे रिवीजन के लिए काम आएंगे और दिमाग में ज्यादा समय तक बने रहेंगे। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दिनकर जी का अंतिम काव्य कौन सा है। ये देखिए ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे बच्चों। तो बताइए दिनकर जी का जो अंतिम काव्य है वो क्या है। तो बताइए ये क्या कहते हैं, नीम के पत्ते हैं, या हारे के हरिनाम है, या आत्मा की आंखें, या फिर सामधेनी बच्चों। तो ये हारे के हरिनाम है। जो उर्वशी है लास्ट में हार जाती है एकदम, प्रतीक्षा करते करते जब नहीं मिलते हैं तो क्या करती है उर्वशी कि हारे के हरिनाम जपने लगती हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए निधन से संबंधित क्वेश्चन आ गया। निधन कब हुआ था? तो हमने अभी बताया है कि सन 1974 में, 1964 में, 1972 में, या फिर बच्चों 1970 में। तो हमने आपको ये बताया था कि 24 अप्रैल का, 24 अप्रैल। बार बार रिवाइज करें बच्चों। रिवीजन ही हमको मजबूत बनाएगा। बड़े से बड़े अधिकारी रिवीजन के माध्यम से ही अधिकारी बन के और आज देश की सेवा कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों 1974, 24 अप्रैल 1974 में दिनकर का निधन होता है। और बच्चों जन्म फिर से बताइए, जन्म कब होता है? तो 30 सितंबर, कब? 30 सितंबर 1908 में। और कहाँ पे होता है ये बताइए बच्चों? तो सिमरिया मुंगेर, ये बिहार में जिला पड़ता है, बिहार का है सिमरिया मुंगेर। तो यहीं पर इनका जन्म होता है। अब आइए रश्मि रथी। अब देखिए क्वेश्चन ये बनेगा कि रश्मि रथी जो है किस कोटि की रचना है। खंड काव्य है, महाकाव्य है, मुक्तक है, या फिर गद्य काव्य है। ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान से समझिए बच्चों। ये जो रश्मि रथी है ये किस प्रकार का काव्य है? तो ये खंड काव्य है। क्या बच्चों? खंड काव्य। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दिनकर, देखिए क्वेश्चन पूछ लिया ना क्वेश्चन, इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। दिनकर किस युग के कवि हैं? अभी हमने जिक्र भी किया है इनको। तो ये भारतीय युग के हैं, द्विवेदी युग के हैं, छायावाद उत्तर युग के हैं, या बच्चों छायावादी युग हैं। तो आप अच्छे से जानते हैं कि ये जो हमारे छायावाद युग के 4 मेन स्तंभ ही हैं। कौन? छायावाद युग के 4 मेन स्तंभ ही हैं। कौन? दिनकर, सुमित्रानंदन पंत हो गए, रामधारी सिंह दिनकर, क्षमा करें बच्चों, ये रामधारी सिंह दिनकर जो हैं हमारे छायावाद उत्तर, मतलब छायावाद और छायावाद उत्तर युग की भी है। कैसे याद करेंगे आप? छायावाद और छायावाद उत्तर युग।
क्योंकि छायावाद के बाद छायावाद उत्तर युग आता है। और इनका जन्म कब हुआ आप जानते हैं, 1908 में हुआ है। और जो छायावाद युग है वो 1900 तक रहता है उधर, उसके बाद छायावाद उत्तर युग आ जाता है। क्योंकि जो भारतीय युग है बच्चों, ये 1900 से 88 वगैरह 88 तक चलता है। 1900 भी कभी कभी रहता है, कब से 1950 से 1900 तक 50 वर्ष का ये रहता है भारतीय युग। फिर आगे आता है धीरे धीरे इसी प्रकार से फिर छायावाद उत्तर युग। तो ये लगभग आस ही पास के रहते हैं। चूंकि अब इनका जन्म होता है 1908 में, तो 15-20 साल बाद ही तो मतलब इनका ये कविता लिखेंगे। तो इसी हिसाब से जोड़ के रखिएगा। तो आइए बच्चों दिमाग में बनाए रखिएगा, कौन दिनकर की बात है, रामधारी सिंह दिनकर। अब यहीं पर जिक्र कर लेते हैं बच्चों छायावाद युग के कौन कौन कवि हैं और भारतीय युग के कौन कौन कवि हैं। तो बच्चों देखिए छायावाद के युग में 4 तो मेन स्तंभ आधार ही हैं छायावाद के। कौन कौन? तो सबसे पहले तो जयशंकर प्रसाद तो प्रवर्तक ही हैं, सबसे पहले इनको याद कीजिए, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। याद कीजिएगा बच्चों 4 लोगों को। और आपके क्या क्या कहते हैं भारतीय युग में कौन कौन आते हैं? तो भारतीय युग में तो स्वयं भारतीय हरिश्चंद्र ही आते हैं पहले तो, क्योंकि इन्हीं के नाम पर भारतीय युग का नाम ही पड़ा, आप जानते ही हैं। अब देखिए बच्चों और कौन कौन से कवि आते हैं भारतीय युग मंडल के। तो प्रताप नारायण मिश्र आते हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन आते हैं, राधा किशोरी लाल गोस्वामी आते हैं, राधा चरण गोस्वामी भी आते हैं, अंबिका दत्त व्यास आते हैं बच्चों, और प्रताप नारायण मिश्र तो बड़े ही हैं, ये भी आते हैं। तो ये सब भारतीय मंडल के क्या हैं, कवि हैं। अब आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमें विश्वास है चीजें आपको समझ में आ रही है, डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा है, चीजें याद करने योग्य है, सुनने योग्य है। तो देखिए बच्चों अब कुरुक्षेत्र की बात आ गई। कुरुक्षेत्र के रचयिता कौन है? अज्ञे हैं, प्रसाद हैं, दिनकर हैं या फिर रत्नाकर हैं बच्चों? तो आप बताइए, आप तो जानते हैं यहाँ पर बात किसकी हो रही है, किसकी बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है दिनकर साहब की। तो ये कुरुक्षेत्र भी दिनकर की ही होगी। अब देखिए बच्चों आपसे और ये क्वेश्चन पूछ लेगा जो आपका क्या कहते हैं ये अभिनव मनुष्य जो है, अभिनव मनुष्य, वो उसमें कोई पंक्ति दे देगा, आप जानते हैं जैसे दे देगा कि है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार, भोग लिप्सा अब भी लहरा रही उद्दाम, और वो हो रही असहाय नर की भावना निष्काम। इस प्रकार से पंक्ति दे देगा। और ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रस्तुत पंक्ति कहाँ से ली गई है। तो ये जो अभिनव मनुष्य है बच्चों, ये कुरुक्षेत्र से ही ली गई है, इसीलिए हम आपको रिवाइज करा रहे हैं। ये दिनकर की रचना है, ये तो आप जानते हैं, लेकिन जो हमारी पंक्ति है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से आपको बन सकता है, इसमें से कोई भी बन सकता है। जैसे बन जाएगा कि किंतु नर प्रज्ञा सदा गत सालिनी उद्दाम, ले नहीं सकती नहीं रुक एक पल विश्राम, और यह परीक्षित भूमि यह पोथी पठित प्राचीन, और सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन। तो इस तरह से पंक्ति बन जाएगा मान लीजिए। अब आप क्या करेंगे, उसमें कहेगा कि प्रस्तुत पंक्ति जो है इसका क्या कहते हैं संदर्भ लिखिए। दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है। और तीसरा क्वेश्चन थोड़ा डीप पूछेगा, तब ये पूछ लेगा कि ये किस दिनकर की किस रचना या किस काव्य से लिया गया है। तो बच्चों आप बताएंगे कि ये कुरुक्षेत्र से लिया गया। और वहीं पर उर्वशी बच्चों, तो उर्वशी आपका उर्वशी से ही लिया गया है, आप जानते हैं ना, उर्वशी को उर्वशी से लिया गया है। जिससे पुरुरवा और उर्वशी का जो संवाद होता है आपको हमने पढ़ाया है, देखिएगा पद समझिएगा उसको जाके फिर से। तो उसमें हमने पुर्वशी उर्वशी और ये 3 पार्ट में हमने पढ़ा दिया है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, पुरुरवा उर्वशी और अभिनव मनुष्य। अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिनकर किस रचना के लिए दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था बच्चों, बताएं? कुरुक्षेत्र के लिए मिला था, रसमिरथी के लिए मिला था, उर्वशी के लिए मिला था, या फिर बच्चों हुंकार के लिए मिला था? तो आप जानते हैं कि इनको उर्वशी के लिए मिला था क्या, ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी काव्य कृति रामधारी सिंह दिनकर की है? इसका मतलब यह है बच्चों कि ये 4 जो दिया है इसमें एक ही रामधारी सिंह दिनकर की है, बाकी 3 किसी अन्य की है।
तो बताइए बच्चों, अनामिका किसका है? क्या चक्रवाल है दिनकर साहब की, या फिर रश्मिबंध है, या गंधर्वी है बच्चों? तो आप जानते हैं ये जो चक्रवाल है ये इन्हीं की रचना है। चक्रवाल, रसवंती, धूप छाह, कुरुक्षेत्र, याद कीजिए बच्चों। रेणुका द्वंद्व गीत गाती है। द्वंद्व गीत कैसे? हुंकार भरकर। कैसे गाती है? हुंकार भरकर द्वंद्व गीत गाती है। रसवंती, चक्रवाल, धूप छाह में, धूप छाह से होकर रसवंती और चक्रवाल धूप छाह से होकर कहाँ जाते हैं? रश्मिरथी कुरुक्षेत्र में जाते हैं। और रश्मिरथी सामधेनी दोनों लोग नील कुसुम लेकर कहाँ जाती हैं? नील कुसुम लेकर सीपी और शंख भी लिए रहती हैं। वहां पर उर्वशी खड़ी होती है, क्या करती है? परशुराम की प्रतीक्षा करती है। और जब परशुराम नहीं मिलते हैं तो हार के हरि का नाम जपने लगती है। हारे को हरि नाम। ऐसे याद करना पड़ेगा बच्चों, बस हमें आपके दिमाग में चीजें बैठे इसीलिए याद है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 का खा हो जाएगा। आगे आप बढ़ते हैं। यह अनामिका निराला की है बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस सन में मिला? 1970 में मिला। अब ये देखिए डीप क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे पूछ लेगा बच्चों। और 1972 में मिला या फिर 1974 में मिला? तो बताइए बच्चों, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात हो रही है। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? तो बच्चों ये 1972 में मिला है। कब मिला है? 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको किस पर मिलता है? उर्वशी पर मिलता है। अब आइए बच्चों नेक्स्ट पंक्ति में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देखिए बच्चों। परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार है। देखिए अभी आ गए हैं ना, हमने बताया नहीं कौन प्रतीक्षा करता है? उर्वशी। और जब नहीं मिलते हैं तब क्या होता है? हार के हरि नाम का जप, हरि का नाम जपने लगती हैं। देखिए मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, या फिर बच्चों महादेवी वर्मा। तो आप जानते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर परशुराम की प्रतीक्षा लिखे हैं। और भी अन्य लिखे हैं, अभी हमने डिस्कशन ही किया। जयशंकर प्रसाद आप जानते हैं, इनका आंसू, झरना, लहर, कामायनी। कामायनी इनका प्रसिद्ध है। इनका कामायनी है जो बच्चों एकदम प्रसिद्ध है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। और महादेवी वर्मा का आप जानते हैं यामा। यामा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। महादेवी वर्मा को क्वेश्चन पूछ लेगा, महादेवी वर्मा को किस कृति पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इनको यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। यामा हो गया, नीरजा हो गया, रश्मिरथी नीरजा हो गया, और क्या कहते हैं, पथ के साथी हो गया, अतीत के चलचित्र हो गया, मेरा परिवार हो गया। ये सब महादेवी वर्मा ने लिखा है। अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 और आज का अंतिम क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है? देखिए बच्चों अब इस प्रकार से अब विधा आपके दिमाग में बनेगा कि विधा क्या है। तो विधा बच्चों जो हमारा गद्य साहित्य है उसमें कई प्रकार की विधाएं हैं। जैसे हो गया नाटक, उपन्यास, कहानी, लघु कथा, रिपोर्टाज, संस्मरण। पढ़े होंगे आप, गद्य साहित्य हमने पढ़ा दिया एक एक करके, पूरा ए टू जेड थ्योरी समझाया है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर को हल कराया। और अब बच्चों वर्तमान में हम प्रेजेंट टाइम में पद्य साहित्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आदिकाल को उसमें पढ़ लिया है, भक्ति काल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए बच्चों उसको भी आप लोग जाके देखिए। प्लेलिस्ट में ए टू जेड वीडियो दिए हुए हैं और सीरियल वाइज आप निरंतर पढ़ते रहिए, अपने ज्ञान और बुद्धि का विस्तार कीजिए। अब आइए बच्चों, अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है पूछ रहा है कि मतलब कविता है, कहानी है, नाटक है, या फिर निबंध है। तो आप जानते हैं बच्चों कि ये जो अर्धनारीश्वर है ये निबंध है। क्या है? निबंध है। जब उजली आग हो जाती है, मतलब जब दिनकर निकलता है अर्थात सूर्य निकलता है तब उजली आग होती है। एनवायरनमेंट कैसा होता है? सूर्य निकलता है जब शुरुआत में, देखिए हमारा एनवायरनमेंट कैसा होता है, कल्पना कीजिए। बाहर देखिए, जब आप बाहर निकलें देखिए तो दिमाग ये दौड़ाए कि जब दिनकर क्या तो उजली आग में किसका दर्शन करने जाते हैं? अर्धनारीश्वर के दर्शन करने जाते हैं। बस ये आज का अंतिम क्वेश्चन है बच्चों। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अध्याय 10 को पढ़ेंगे, उनको अज्ञे जी को पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे अज्ञे जी को, अगली क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। तो यहीं से वीडियो समाप्त करते हैं।
और वीडियो आप लाइक अवश्य करें बच्चों। लाइक एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है किसी भी गुरु का। जब वो पढ़ाएं तो चीज़ों को लाइक करें। इतना तो आपको समझ में आता ही होगा, इतना तो अवश्य लगता होगा कि हाँ ये जो चीज़ मैं पढ़ा रही है आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो आइए बच्चों, इन वाक्यों के साथ वीडियो हम आज का समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। हीरा आज्ञे को पढ़ेंगे बच्चों। जय हिंद। जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके आज्ञे। जय हिंद बच्चों।